हाय फ्रेंड्स, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस और साइंस पे आधारित 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपके लिए बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा और बीपीएससी प्री एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आगरा के किले में, ऑप्शन बी लाहौर के किले में, ऑप्शन सी इलाहाबाद के किले में या फिर ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी में। यहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी इत्यादि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में या फिर ऑप्शन डी मातृशक्ति में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ पे प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। इसका जवाब आप लोग को पता होगा। इसका सही जवाब है आंसर सी कुशीनगर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1177 से 1192 ईस्वी तक शासक किए थे, इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में यानी कि 1192 ईस्वी में उनकी पराजय हुई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये सब लोग अपना नाम पृथ्वीराज ही क्यों रखे थे। हम लोग को क्वेश्चन याद करवाने के लिए कि 1 2 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आराकोट या फिर ऑप्शन डी सूरत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरत। सबसे पहली कंपनी सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री के रूप में स्थापित की गई और यहीं से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को भारत में दूसरे जगहों पर फैलाया। ऑप्शन सी सॉरी डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। चर्चिल, पामस्टर्न, एटली या फिर ग्लेडस्टोन। और इसका सही जवाब है पामस्टर्न यानी कि ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी सारनाथ में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदारो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनजोदारो में से, जो कि अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर से निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी पुरंदर या फिर ऑप्शन डी तंजौर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन बी कलकत्ता के दंगों के समय, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय या फिर ऑप्शन डी दिल्ली के दंगों के समय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्धा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? और इसका सही जवाब सबको पता है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अब प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के बीच मतभेद हुआ और ये दो भागों में बट गया यानी कि नरम दल और गरम दल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यह किसने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है और मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है और संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी शाहनवाज खान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए या फिर ऑप्शन डी नमक पर कर समाप्त करने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कुक्का आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बेंगलोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेह जो है वो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है यानी कि यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य या फिर ऑप्शन डी सतपुरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरावली श्रेणी जो है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी शारदा या सरयू, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन डी रामगंगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। और यह एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी रोमानिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं जैसे कि अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया इत्यादि। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत में साक्षरता है 74.04%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी कि मौसम विभाग द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था 2014 में उसके अनुसार भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या फिर महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। यानी कि इसके पास कोई डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होगा सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियर सागर से सीमा इराक नहीं बनाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है और उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति से गहरा संबंध है किसका? तो डॉक्टर स्वामीनाथन का। लगभग सभी लोगों को पता होगा इसका जवाब क्योंकि हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है? कर्मचारी की संख्या, कार्य के घंटे, बाजार का विस्तार या फिर कार्य के लिए उपलब्ध स्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाजार का विस्तार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर में वृद्धि या फिर ऑप्शन डी बेरोजगारी में कमी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का आधार व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी और जिसका सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत 1898 से 99 में किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है?
रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंधित है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, या फिर ऑप्शन डी निजीकरण। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई थी ताकि राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या चुनी हुई संसदीय समिति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के उपबंधों के तहत यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा एक डैश है, अस्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, या फिर ऑप्शन डी बिना स्पीकर वाला सदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसका कभी भी गठन नहीं होता है और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पद मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत का संविधान थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा लचीला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11 में दिए गए हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के सदस्यों द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, इयन में, ल्यूमन में, या फिर कैंडेला में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डायोप्टर में। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/f। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। सभी लोगों को ये जवाब पता होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, ऑप्शन ए। और यह नियम है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो बिलियन का पीएच मान इनमें से कोई नहीं होगा, कि वह बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसे हम क्षारीय कहते हैं, और जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 से अधिक कोई नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए पीतल में, ऑप्शन बी कांसा में, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर में, या फिर ऑप्शन डी गन मेटल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांसा में। पित्तल में 68 से 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है, और कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन स्थापित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा 50% होता है, और गन मेटल में 85% तांबा, 5% टीन, 5% लेड तथा 5% जिंक उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेरोनोट्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी त्वचा की बीमारी, या फिर ऑप्शन डी वृद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वृद्ध। जेरोनोटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है कि वृद्धावस्था में मांसपेशियां जो है वो स्थिर हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या फिर ऑप्शन डी नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर भी वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन तथा हीलियम। और हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समूहों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित, या फिर ऑप्शन डी पूर्ण कीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोशित। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है, यानी कि लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल या कोया तैयार करता है, जिसे रेशम की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वो कौन सा है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, या फिर हैजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी जो है वो HIV विषाणु के कारण होता है, और इस विषाणु का संचरण संक्रमित रक्त या लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी दूषित जल से नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाक। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा 1 वर्षीय पौधा होता है, और इस पौधे का तना कमज़ोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं, और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।